हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपकी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 12 और पाठ 12 का हमारा शीर्षक है। पाठ 12 में हम क्या सीखेंगे वो है जैवमंडल। तो अब हम करेंगे भूमिका, जिसमें है प्राणी जगत, वन्य जीव, भारत में वन्य जीव और पादप जगत। जिस भाग पर जीव निवास करते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर समस्त जीवन इस पेटी में ही स्थित है। जैवमंडल की मोटाई केवल 28 किलोमीटर है। इसका विस्तार समुद्र तल के नीचे 11 किलोमीटर तक तथा पृथ्वी के ऊपर 17 किलोमीटर तक है। सभी प्रकार का जीवन इस मंडल में ही पाया जाता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव, प्राणी जगत तथा पेड़ पौधों के रूप में है। अधिकतर जीवन जल, धरातल और वायुमंडल के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इस ग्रह पर जल तथा वायु की उपलब्धता तथा तापमान की उपयुक्त दशाएं विद्यमान हैं, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। सागरों में सबसे पहले जीवन का आरंभ हुआ। अमीबा नामक एक कोशिकीय जीव से जीवों का विकास हुआ। इसके बाद क्रमशः जीवों तथा पौधों की लाखों प्रजातियों का विकास हुआ। जीवों की इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी मनुष्य है। मनुष्य के क्रियाकलापों का समस्त जीव जंतु तथा पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है। वह अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों से करता है। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए मानव ने पिछली शताब्दियों में अपनी योग्यता एवं क्षमता द्वारा अनेक तकनीकी यानी कि औद्योगिकी का विकास किया। पहले वह पूर्ण रूप से प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करता था। जब उसे वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसने प्रकृति के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अपने इस कार्य में उसने प्राकृतिक पर्यावरण को काफ़ी बहुत नुकसान पहुंचाया। आज पर्यावरण विनाश संसार के सभी देशों की चिंता का मुख्य कारण है। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी जैवमंडल के महत्वपूर्ण अंग हैं। जीव जंतु 4 श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन पेड़ पौधे अचर होते हैं। प्राणियों तथा पौधों की विभिन्न जातियां हैं, जिनका नीचे विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले है प्राणी जगत। प्राणी अथवा जंतु जगत के अंतर्गत सरीसृप, कीट, पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछलियां आदि आते हैं। समस्त विश्व में 11 मिलियन से अधिक प्राणियों की जातियां पाई जाती हैं। जिन प्राणियों को पालतू नहीं बनाया जा सकता उन्हें वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीवों की विभिन्न जातियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार की जलवायु दशाओं में अपने को समायोजित करती हैं। और अब है वन्य जीव। जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता के कारण संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। आर्द्र और उष्ण जलवायु में अनेक प्रकार के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जानवर हैं हाथी, चीता, शेर, लंगूर, बंदर, हिरन, सिंह, चीतल, गैंडा आदि। ठंडे टुंड्रा प्रदेश में फर वाले जानवर जैसे भालू, लोमड़ी, रेंडियार, बर्फीले तेंदुए और कस्तूरी बैल इत्यादि पाए जाते हैं। और अब है भारत में वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। भारतीय वनों में लगभग 89,000 जंगली जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में लगभग 25,000 मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब है पारितंत्र अथवा पारिस्थितिकीय तंत्र। प्राणी एवं पौधे मिलकर पारितंत्र अथवा
पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी जीवधारी परस्पर इस पारितंत्र पर्यावरण में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी में जीवों तथा उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जैविक व अजैविक पारितंत्र के दो अंग होते हैं। ये दोनों अंग सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक अर्थात पौधे तथा उपभोक्ता प्राणी एवं वियोजक जैविक तत्वों में सम्मिलित हैं तथा अजैविक तत्वों में जल, तापमान, जलवायु तथा प्रकाश सम्मिलित हैं। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी। शाकाहारी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों के शिकार करने से भोजन पाते हैं। मनुष्य दोनों प्रकार यानी कि शाकाहारी व मांसाहारी का सेवन करता है, अतः वह सर्वाहारी कहलाता है। जीवों के बीच इस आहार संबंध को आहार श्रृंखला कहते हैं। जीवों के प्रकार एवं भौतिक पर्यावरण के आधार पर प्रकृति में अनेक प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जैसे सरोवरीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र, घास पारितंत्र, वन पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र तथा पर्वतीय पारितंत्र। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति प्राणियों एवं जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले प्राणियों एवं पौधों के समूह को बायोम कहते हैं। हर बायोम में एक विशेष प्राणी एवं पादप समुदाय पाया जाता है। वनस्पति को प्रमुखता के अनुसार बायोम को एक विशेष नाम दिया गया है। समस्त विश्व 10 प्रमुख बायोम में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोमा, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के वन तथा झाड़ियाँ बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय वन बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र बायोम, मध्य अक्षांशीय चौड़ी पत्ती वाले एवं मिश्रित वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम तथा टैगा बायोम। बायोम सागर में भी पाए जाते हैं, जैसे मूंगे की चट्टानों से बना बायोम स्थिर नहीं होते। उदाहरणतः दलदलों में बाढ़ आने से उस बायोम के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदायों का विकास हो जाता है। अब है पादप जगत। पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होने वाली सारी प्राकृतिक वनस्पति पादप जगत के अंतर्गत आती है। वनस्पति उन समस्त पेड़ पौधों को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में मनुष्य के प्रयासों के बिना अपने आप प्राकृतिक रूप में उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ, घास प्रदेश, वृक्षों के मसू, वन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वर्षा और तापमान ऐसे मुख्य कारक हैं जो किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वनस्पति को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान वाले भागों में ऊंचे तथा सघन वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जहाँ बहुत कम वर्षा होती है कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। न्यून वर्षा तथा अति निम्न तापमान वाले ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय भागों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और अब पढ़ते हैं हम वनों के बारे में। वृक्षों की अधिकता वाले क्षेत्र वन कहलाते हैं। वनों में वृक्षों के अलावा घास, लताएं तथा कटीली झाड़ियाँ भी उगती हैं। वन भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, भौतिक एवं जलवायुवीय दशाओं में उगते हैं। कुछ वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा कुछ वृक्षों की मुलायम कोमल होती है। कुछ वनों में सदाहरित वृक्ष पाए जाते हैं तथा कुछ वनों में पतझड़ वाले वृक्ष अधिकता से उगते हैं। कुछ वृक्षों की चौड़ी पत्तियां होती हैं। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर संसार में मुख्य रूप से निम्नलिखित वन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन,
शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, भूमध्य सागरीय चौड़ी पत्ती वाले वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन और उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी अथवा वर्षा वन। घास प्रदेश, बच्चों घास प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। यह अनेक प्रकार की जलवायुवीय दशाओं में उगने वाली घासें तथा लंबी जड़ वाले पौधे हैं। यह कम वर्षा वाले भागों में उगती है जहां बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते। घास के अलावा, इन घासों के अलावा इन भागों में छोटे एवं छितरे पेड़ भी उगते हैं। ये घास प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र तथा उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र शुष्क एवं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की घास छोटी तथा कम सघन होती है। आर्द्रता युक्त क्षेत्रों में लंबी घासें ही उगती हैं, वृक्ष प्रायः उगते ही नहीं। इस प्रकार के घास क्षेत्रों को दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अमेरिका में पंपास तथा उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। पशुचारण के लिए उपयोगी होने से इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इन प्रदेशों में विभिन्न प्रकार का वन्य जीवन पाया जाता है। मरुस्थल की वनस्पति, और अब है मरुस्थल की वनस्पति। अत्यंत शुष्कता मरुस्थलों की मुख्य विशेषता है। तापमान के प्रभाव के कारण मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण एवं ठंडी। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर विश्व के बड़े शुष्क मरुस्थल स्थित हैं। उष्ण मरुस्थलों के प्रमुख उदाहरण पश्चिमी उत्तर भारत में थार तथा अफ्रीका में कालाहारी व सहारा मुख्य हैं। ठंडे मरुस्थलों में मंगोलिया का गोबी मुख्य है। मरुस्थल में कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस के पौधे तथा कहीं कहीं विरल रूप से घासें पाई जाती हैं। यहाँ मरुद्भिद पौधे उगते हैं जो अत्यंत शुष्क दशा में भी समायोजन कर लेते हैं। टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। इस ऋतु में यहाँ शैवाल, लाइकेन तथा मांस वनस्पति एवं छोटे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे उगते हैं। अब है मानव द्वारा प्रकृति पर्यावरण से छेड़छाड़। मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्राकृतिक तरल कलापों में हस्तक्षेप करके पर्यावरण को बदल दिया है। वनोद्योग, कृषि, पशुचारण, आखेट, मत्स्य आखेट, खनन एवं नगरीकरण जैसे अनेक मानवीय क्रियाओं का प्रकृति की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि भूमि के विस्तार तथा लकड़ी की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने वनों का लगभग सफाया ही कर दिया है। वन विकास का बुरा प्रभाव वन्य जीवों पर भी पड़ा है। वनों के काटे जाने से जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो गए हैं। वन के विनाश के दुष्परिणाम बाढ़, मिट्टी का अपरदन, मरुस्थल प्रसार तथा जलवायु परिवर्तन आदि के रूप में दिखाई देते हैं। वन्य जीवों के आखेट से अनेक जातियां लुप्त हो गई हैं तथा अनेक जातियां लुप्त होने के करीब हैं। नगरीकरण की वृद्धि से भी प्राकृतिक पर्यावरण का विघटन हुआ है और प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया है। मानव द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने से विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसने वैश्विक तापन की समस्या को उत्पन्न किया है। इस समस्या से विश्व के सभी देश प्रभावित हैं। इससे सभी देश चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में सितंबर 2002 में पृथ्वी सम्मेलन 2 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पृथ्वी के पर्यावरण के विघटन से संबंधित चर्चा की गई तथा संपूर्ण विश्व से पर्यावरण बचाव के प्रयास का अनुरोध किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित क्षेत्रों की चर्चा की गई: स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छ पेयजल, सफाई व्यवस्था, विद्युत उत्पाद, ऊर्जा के प्रदूषण विहीन साधन, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण एवं कृषि। विकसित तथा विकासशील देशों की प्राथमिकता में भिन्नता होने के परिणाम स्वरूप यह सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल ना हो सका।
तो यह था बच्चों हमारा आज का एक महत्वपूर्ण पाठ और अब हम पढ़ेंगे इसकी पाठ की कुछ याद रखने योग्य बातें, जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम है जीवों के निवास करने के स्थल को जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति सागरों में हुई। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण का बहुत विनाश किया है। प्राकृतिक वनस्पति में घास प्रदेश, वन एवं मरुस्थलीय वनस्पति शामिल हैं। घास प्रदेश उष्णकटिबंधीय होते हैं, इनके स्थानीय नाम अलग अलग हैं। प्राणी जगत में कीट पतंगे, सरीसृप, मछली, पक्षी व जंतु आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न जीवों के बीच पोषण की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। सागर के तटीय क्षेत्रों की जलवायु का व्यापार, मत्स्य उत्पादन, नौ परिवहन पर प्रभाव पड़ता है। विश्व के सभी देशों के लिए वैश्विक ऊष्मन एक गंभीर चिंता का कारण है। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ। आशा करते हैं पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। तो बच्चों इसका अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना होगा और इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारे पाठ समाप्त होता है। आभार।